बंधुओं सादर अभिवादन। सम्मोहन के प्रायोगिक पक्ष की विवेचना और बचाव। सम्मोहन के प्रायोगिक पक्ष की वैज्ञानिक विवेचना और सम्मोहन से बचाव के उपाय इस वीडियो में बतलाए जा रहे हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, सम्मोहन क्या होता है और कैसे हो जाता है। इसको एक कथा के माध्यम से बतलाते हैं। कहानी है कि एक बहुरूपिया ने देखा सुबह सुबह कि राजा की सवारी आ रही है। यद्यपि उसने सोचा कि राजा है तो कंजूस, लेकिन भाग्य की विडंबना तो देखो, ये राजा होके भी कंजूस है। तो लेकिन उसने सोचा कि राजा से कुछ मांग ही लेंगे। राजा ने भी भिखारी को देखा तो कहा ये निश्चित रूप से मांगेगा। उसने भी तर्क तैयार किया। जैसे ही राजा के सामने भिखारी आया, उसने हाथ फैलाए, बोले कलाकार होकर तुम भीख मांग रहे हो, ये तो तुम्हारा बड़ा अपमान है। अरे चाहिए कोई इनाम, ऐसा कुछ हो, तुम कलाकार हो, कोई ऐसा रूप रखो कि मैं तुम्हें इनाम दे सकूं। भिखारी को बुरा लगा और उसने अपने 10-5 साथियों को इकट्ठा करके अपनी एक आश्रम बनाया नदी किनारे, और उसने झोपड़ी बनाई और कुछ पैसा उधार लेके सुंदर सा एक छोटा सा आश्रम बनाया। जटाजूट बढ़ाए लगाए और त्रिपुंड धारण करके, और वह एक बड़ा साधु के रूप में अवतरित हुआ और अपनी उसने खबर पहुंचा दी। राजा भी वहाँ शिकार करने आता था नदी किनारे। संयोग से राजा आया और आश्रम में पानी पीने के लिए रुका। वहाँ देखकर उसकी सुगंधी यज्ञ की अग्नि, यज्ञशाला और साधु त्रिपुंड लगाए साधु जटाजूट धारण किए। इस तरह से राजा सम्मोहित हो गया और राजा ने कहा आप एक छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजन, मैं यहाँ एक पाठशाला भी खोलना चाहता हूँ, मैं लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा आप ज़मीन ले लीजिए हमसे और पैसा ले लीजिए, बड़ा सा आश्रम खोलिए। और उसने उन्हें बड़ी मात्रा में सम्मोहित होकर दान, सोना, चांदी, रुपया और ज़मीन दिया। जैसे ही राजा ने उसे दिया तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले राजन, हम बहरूपिया हैं, अब हमें जो कुछ आपको देना हो इनाम में दीजिए, इतनी बड़ी राशि उठा लीजिए। तो ये था वस्तुतः कैसे व्यक्ति सम्मोहित होता है। पहले उसका चेतन मस्तिष्क तर्क, वितर्क, बचाव, विवेक, बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और फिर जब वह सम्मोहित हो जाता है तो वह अवचेतन अवस्था में चला जाता है और वहाँ आदेश निर्देश का और सम्मोहन का पूरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हमने देखा कि कैसे व्यक्ति सम्मोहित होता है, क्योंकि मनुष्य का चेतन मस्तिष्क या ब्रेन तो 10% ही है, 90% अवचेतन मस्तिष्क है, क्योंकि इसमें ही बुद्धि, विवेक, तर्क, वितर्क आदि आते हैं। इसको ये मानो कि ये एक दिमाग नारियल की तरह है जिसके सबसे ऊपर सख्त खोल है विवेक की, बुद्धि की, तर्क की, और इसके नीचे जो है वो बड़ी कोमल गरी है और बड़े स्वाद है, द्रव है, पेय जल है, स्वादिष्ट जल है। तो ये बड़ा कोमल है और ये बहुत कठोर है। तो पहले व्यक्ति लेकिन जब वह सम्मोहित हो जाता है कि उसके त्रिपुंड देखकर, उसकी मृग चर्म देखकर, यज्ञ होता हुआ देखकर, सुगंधि देखकर, सौंदर्य देखकर, उसका वैभव देखकर जब वो सम्मोहित होता है तो ये मस्तिष्क सो जाता है और अवचेतन मस्तिष्क काम करता है। उस समय जो भी आदेश निर्देश दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिए जाते हैं वह अवचेतन मस्तिष्क उसे बच्चों की तरह कोमल होने की वजह से वह प्रयोग करता है। लेकिन इस तथ्य को ध्यान रखें कि ये मस्तिष्क मात्र 10% है चेतन, अवचेतन 90% है। ऐसा मानो कि घोड़ा
के ऊपर सवार है। सवार के पास बुद्धि ज़्यादा है, विवेक ज़्यादा है, लेकिन शक्ति घोड़े के पास है। तो ये अवचेतन मस्तिष्क बहुत है। अवचेतन मस्तिष्क के भी 3 भाग हैं। पहला चेतन मस्तिष्क, फिर अवचेतन मस्तिष्क, फिर अचेतन मस्तिष्क, फिर इसी में है इट्स, जो मन जो मन बच्चों की तरह होता है। वह जैसे छोटा बच्चा मांग लेता है, मुझे ये लड्डू चाहिए दुकान पे बैठ के, मुझे ये नदी में मैं नहाऊंगा, तो वो बच्चा होता है। वो छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ मैं तुमसे शादी करूँगा। तो जो उसके मन में आया वो कह देता है, वो इट्स है। मन में ही आकांक्षाएं, वासनाएं जन्मती हैं। और मन का दूसरा तल है, मन का ही दूसरा तल जो आता है वो अवचेतन मन है, जिसमें संस्कार, विश्वास, बिलीफ्स उसमें अंदर बने रहते हैं और उनके द्वारा ही, तो इसमें जन्मते हैं विचार, इसमें जन्मते हैं भाव से मनुष्य बहुत है। तो अवचेतन मस्तिष्क का ही जो इट्स, ईगो, अहम, और इसी में जन्म लेती हैं वासनाएं। और फिर आता है सुपर अहम, जब वो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ, ये सुपर अहम है। मैं सबसे स्वस्थ हूँ, ये अहम है। और ये है छोटे बच्चों की, तो इट्स, इसी का उच्चतम भाग जो आत्मा है, इसी का उच्चतम भाग परमात्मा है। तो जो ये अवचेतन मस्तिष्क के 7 तलों को पूरा करता है वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। तो अब मेरी समझ में सम्मोहन को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम समझें कि ये सम्मोहन की प्रक्रिया संपादित कैसे होती है, इसकी प्रायोगिक पक्ष की वैज्ञानिक व्याख्या क्या है। तो वैज्ञानिक व्याख्या को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राजा था जो राज्य का रात को निरीक्षण किया करता था। उसने रात के अंधेरे में, जाड़ों में देखा कि बांध के ऊपर कोई प्रकाश बिंदु दिखाई दे रहा है। ऐसा लगा कि कोई अलाव जला रहा है। फिर उसे लगा कि एक गहन रात, उसमें एक बिंदु सा प्रकाश। तो वो पहाड़ी के ऊपर चढ़कर कंसंट्रेट होकर देखा, तो उसे लगा नहीं, ये तो कोई यज्ञ की अग्नि है और सामने कोई साधु महात्मा बैठा हुआ है। उसके अंदर से उसने आवाज़ आई कि चलो इनके दर्शन करते हैं। उसका अंगरक्षक था, बोला, अंगरक्षक ने कहा कि राजन, यहाँ शहर की सीमा समाप्त हो गई है, वहाँ क्यों जाते हैं। तो वो बोला, नहीं, ये जो झील है इसमें मैंने काफ़ी रंगीन मछलियाँ डाल रखी हैं, तो उनको देखूंगा कि रात को सोती हैं कि जगती हैं, और इन महात्मा के भी दर्शन हो जाएंगे। वो पहुंचा, उसने देखा कि कोई महात्मा बैठे हुए हैं जो ध्यान में मग्न हैं। अच्छा, वहाँ की स्थिति क्या थी? वहाँ स्थिति ये थी कि जैसे ही उसने देखा घोड़े को आता हुआ, तो वो एक मछुआरा था जो जिसकी पीढ़ियों से जिसका परिवार मत्स्याखेट करता था। लेकिन राजा ने उस झील में, उस तालाब में रंगीन मछलियाँ डाल रखी थीं और उसने लिख रखा था मत्स्य निषेध। तो वो रात को जाल डालकर मछलियों को मारता था। लेकिन उसे लगा कि राजा कि घोड़े की आवाज़ सुनाई दे रही है, अब ऐसे में क्या करना चाहिए। तो बोले, हम लंगोट तो लगाए हैं, शर्ट हम अगर ज़मीन इसमें कीचड़ में घुसा दें तालाब में और पालथी मार के बैठ जाएं, तो हमको जो राजन है वो महात्मा मानेगा। तो वो बैठ गया। राजा ने भी दूर से देखा तो उसे अलाव जो जल रहा था वो ऐसा लगा कि यज्ञ है। उधर जो मछुआरा ताप रहा था, उसको तापना उसे लगा कि कोई तपस्या हो रही है, और जो मछुआरा था वो उसे मुनि जैसा लगा। तो इसे इल्यूजन कहते हैं, इसमें भ्रम हो जाता है। इन्हें अलाव यज्ञ सा लगा, मछुआरा मुनि लगा। जो पीछे झाड़ी थी वो उस मुनि की झोपड़ी लगी। तो इसमें भ्रम होता है, इसमें कुछ का कुछ दिखाई देता है। फर्स्ट
जब कोई सम्मोहित अवस्था में आता है तो इल्यूजन होता है, भ्रम होता है उसे। दूसरा स्टेप है इसका डी इल्यूजन, कि प्रमाणित सत्य भी उसको वो दिखाई देते, वो देखता है कि जो वस्तुतः उसने बुरा बिछा रखा था कि ज़मीन ठंडी ना हो, लेकिन राजा को वह मृगचर में दिखती है। वो राजा कहते हैं अपने अंगरक्षक से कि देखो कैसा त्रिपुंड है, जबकि त्रिपुंड था ही नहीं। तो प्रमाणित सत्य भी जो उसको गलत लगते हैं, अंगरक्षक कह रहा है त्रिपुंड नहीं है सर, ये मछुआरा है, वो कहे चुप हो जाओ, तुम समझते नहीं हो। तो इसमें क्या है कि डिसइल्यूजन में भी भ्रम हो जाता है, वहम हो जाता है। फिर तीसरी स्टेप है हेलोसिनेशन, माने विभ्रम होता है, न होने पर भी चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं और सुगंध मिलती है। जैसे वो कहता है राजा कि यहाँ यज्ञ जल रहा है, अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, जबकि ना यज्ञ हो रहा था ना अगरबत्ती की सुगंध आ रही थी। वो राजन कहता है उससे कि देखो यहाँ ओम की ध्वनि का कितना मधुर उच्चारण हो रहा है। वो कहता है सरकार, हुजूर, मालिक, कोई ओम की ध्वनि। वो कहा चुप, तुम समझते नहीं हो, ये ओम की ध्वनि आ रही है। देखो ये कैसा त्रिपुंड लगाए हुए है। वस्तुतः त्रिपुंड था ही नहीं, लेकिन राजा को दिखाई देता है, अंगरक्षक को नहीं दिखाई देता। जब प्रमाणित सत्य भी वो इग्नोर करता है अपनी ही बात से, तो इसको हेलोनेशन की स्टेज कहते हैं। राजा ने घोड़ा बांधा और वो मुनि के पास गया और उसने साष्टांग दंडवत की। साष्टांग दंडवत जब की तो उसको लगा कि जैसे जमीन पे मेरे हाथ पांव चिपक गए हैं, अब मैं उठ ही नहीं सकता। ये कहलाती है फोर्थ स्टेज, मोटर सिस्टम कंट्रोल। इसमें क्या है, ब्रेन का बॉडी से संपर्क टूट जाता है। तो ऐसी अवस्था में पाँव जम जाते हैं, हाथ जम जाते हैं, सब चीज़, माने दिमाग का बॉडी से कंट्रोल खत्म हो जाता है। जब बाहर से कंट्रोल होता है तो वह कहता है। तो जब उसने साष्टांग दंडवत पे लेट गया तो उस मछुआरे को लगा कि ये तो राजन हमको मुनि समझ ही रहा है, तो अब क्या करना चाहिए, उठ ही नहीं रहा है। तो उसने हाथ उठाया बड़े धीमे से, और मेरे महात्मा जी आए थे और उन्होंने धीमे से कहा था कि राजन उठिए, बच्चे उठिए। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि बच्चा उठो। तो राजन उठा और उसने प्रणाम किया। तो वो जो है इसमें जो नियंत्रण सिस्टम खत्म हुआ, इसमें ध्यान इतना गहरा गया। जब साष्टांग दंडवत की तो उसका ध्यान गहरा गया, और जब मुनि जे मछुआरे ने ध्यान किया, यद्यपि भय से वो ध्यान अवस्था में बैठा था, लेकिन वो इतना गहरा चल गया कि उसका भी अचेतन मस्तिष्क ध्यान में अवचेतन में उतर आया। तो उसने भी उसी टोन में कहा। तो ये स्टेज कहलाती है एमनीशिया, जिसमें वो भूल जाता है कि मैं क्या हूँ। राजन को लगा कि मैं बच्चा ही हूँ, मैं सामान्य पुरुष हूँ, ये महात्मा है ना। इस समय दोनों एनिमीशिया में आ चुके थे, माने अपना मूल रूप भूल चुके थे। वो भूल चुका था कि मैं मछुआरा हूँ, वो नाटक कर रहा था। नाटक करते करते ही उसको लगा कि मैं मुनि हूँ। ध्यान इतना गहरा चला गया, और राजा का ध्यान श्रद्धा और समर्पण की वजह से इतना गहरा चला गया कि राजन भी ध्यान अवस्था में आ गया और वो भूल गया कि मैं राजन हूँ। अंगरक्षक ने कहा, किसके आगे आप प्रणाम करते हैं? लेकिन अंगरक्षक हिप्नोटाइज नहीं हुआ था, उसका चेतन मस्तिष्क काम कर रहा था, लेकिन ये अवचेतन में था। तो इसे एनिमीशिया कहते हैं। अच्छा, तो फिर अगली स्टेज आती है एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया में आदमी बेहोश हो जाता है, वो होश ही नहीं रहता। वो कहता है कि आप हमें ये अपने यज्ञ की कुछ भवभूति दे दें, और वो उसको लगाता है, और लगाने पर उसका मन प्रसन्न, उसके तन पे तेज विराज जाता है। वो राजा वो मुनि से कहता है कि मुनिवर, मेरे यहाँ राजपुरोहित का पद खाली है और आप चलें। तो ये जब वो उसके तन पे वो उसे अलाव की अग्नि भवभूत
दिखाई देती है और उसका प्रभाव भी आ जाता है। ये एनेस्थेसिया वाली स्टेज है जिसमें व्यक्ति का होश ही नहीं रहता, वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसकी धारणाएं, अंदर की मान्यताएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि वो उसको भवभीत से वो कहता है कि देखो आज एक राजन के मैंने दर्शन किए, आज मैंने एक मुनि के दर्शन किए, मैंने एक दिव्य पुरुष के दर्शन किए और उस दर्शनों का प्रभाव मेरे ऊपर हो रहा है। तो ये तो थी कथाएं, लेकिन अब हम वर्तमान में देखें कि इस सम्मोहित अवस्था में हम भी कैसे हैं। आज के नेता, आज के अभिनेता, आज के व्यापारी, आज के विज्ञापनकर्ता, आज के विक्रेता हमें सम्मोहित करते हैं, जाने अनजाने अपनी बात मनवा लेते हैं। वो तो प्राचीन युग था, उसमें लोग सम्मोहित भी करते थे तो बहरूपिया की तरह एक्सप्लॉइट नहीं करते थे, शोषित नहीं करते थे, वो युग दूसरा था। लेकिन आज का युग मनी माइंडेड युग है। आज लोग अपना स्वार्थ सिद्ध, लोग सामान बेचना चाहते हैं। तम्बाकू कह रहे हैं कि जुबान उससे केसर जैसी हो जाती है। हीरो हीरोइन की बढ़िया दांत दिखाई देते हैं, उन्हें अपना मंजन बेचना है, ये मंजन करो तो दांत साफ दिखाई देंगे। आदमी देख के उस सौंदर्य को, हीरोइन को देखकर, उसके दांत देखकर वो सम्मोहित हो जाता है। जैसे भी किसी को कंसंट्रेट होकर देखता है वो सम्मोहित हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सम्मोहित ना हो, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। देखें हम कैसे सम्मोहित होते हैं। हम भाषा से हो जाते हैं। जैसे वो गाड़ी लेने हम गए, हमको कार खरीदना है, तो वो कहेगा कि पहले अच्छी सुंदर सी 2 लड़कियां होंगी, आपका रिसेप्शन करेंगी, आपसे नमस्ते करेंगी। तो उनको देखते ही हमारा चेतन मस्तिष्क कंसंट्रेट हो गया। बूढ़ों को जवान ज़्यादा तेज़ दिखाई देते हैं, बूढ़ों को ज़्यादा सौंदर्य दिखाई देता है, तो और बूढ़ों की जेब गर्म होती है, ये सब लोग जानते हैं। तो सुंदर सी लड़कियां होंगी, फिर वो पानी लाएंगी, फिर आपको कॉफ़ी देंगी, तो आदमी को प्रेम दर्शाएंगी आँखों से, बॉडी लैंग्वेज से, इससे आदमी सम्मोहित हो जाता है। फिर विक्रेता, सेल्समैन आएगा, वो कहेगा ये गाड़ी का एवरेज ये है, ये गाड़ी आपके लिए बहुत अच्छी है, वो आपका शुभेच्छु बनेगा। तो ये जो उनकी भाषा है ये डिज़ाइन की हुई है, कोई एक दिन नहीं, इन्होंने 30 दिन प्रैक्टिस करके उस भाषा को डिज़ाइन किया। फिर कहेगा कि सर तो हम इस गाड़ी को आपको बुक कर दें, तो आपके मुंह से निकलेगा हाँ ये हिप्नोटाइज है। तो हम देखें उनकी भाषा से ना हो, क्योंकि उनका लक्ष्य प्रधान है, वो बनिया हैं, उन्हें सामान बेचना है, वो व्यापारी हैं, वो कोई हमारे शुभेच्छु नहीं हैं। तो हम उनकी भाषा से सम्मोहित ना हो, क्योंकि भाषा उनकी सोची समझी और वेल प्लान्ड, वेल डिजाइन भाषा है। फिर उनके रूप, रंग, गंध, स्वाद से हम बढ़िया कॉफ़ी आ रही है तो गंध भी आ रही है और रूपवान लेके आ रहा है, उसका कॉफ़ी का रंग भी अच्छा दिखा, एनर्जी भी हमारी बढ़ गई है। तो विज्ञापनकर्ता इसका उपयोग करते हैं। जब अधिकारी बन जाते हैं, जैसे तांत्रिक अपने वस्त्रों के द्वारा, कंठीमाला के द्वारा बतलाता है कि मैं तंत्र विद्या में कुशल हूँ, लोग उसको मान लेते हैं। एक डॉक्टर की भीड़ देख के या संत की भीड़ देखकर उस साधु से और डॉक्टर से हम प्रभावित हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि किन कारणों से तो हम जो वो हो जाते हैं, उसके लिए चाहिए क्या, हम अवेयर रहें, जागरूक रहें, क्योंकि 5वां हमें प्रभावित करते हैं। लोगों के वस्त्र, वाणी, विद्या, वैभव, ये हमको प्रभावित करता है। और स्वाद, सुगंध, समृद्धि, अच्छा ये हमें प्रभावित करती है। भाई अरे आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो ये तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, डेथ हो सकती है। तो भय में वो पर्स खाली करता है, वो कहता है फिर कर दीजिए। प्रेम दिखाते हैं, झूठा प्रेम दिखाते हैं, चीज़ बेचना है। तो वेश्याओं का प्रेम थोड़ा है, वो कितना ही काजू हो, लेकिन हमारे पोहे में तो मूंगफली का दाना ही अच्छा लगता है। हमारी पत्नी ही हमारी शुभेच्छु है, कोई ये बाजार की कॉल गर्ल्स नहीं। इस तरह से हम शिक्षित हों। जैसे आप तो बीमार हैं, आपने लिपिड प्रोफाइल कराया है, तो वे चिकित्सा जगत के हैं, व्यापारी हैं, उन्हें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एजुकेशन की ज़रूरत है कि 250 के बीच अगर
बीपी है 250 के अंदर, अगर शुगर है तो वस्तुतः ये शुगर नहीं है, ना बीपी है, लेकिन लोग तर्क वितर्क करें। आप सीधे श्रद्धा और समर्पण, ये मंदिर में अच्छे हैं, पिछले युग के लिए अच्छे हैं। आज हम बाजार में श्रद्धा, समर्पण, विश्वास और प्रेम, हम आज के ज़माने में हम वफा ढूंढ रहे हैं। जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। आज कैसे मिल सकता है? तर्क वितर्क करें और उल्टा बोलें। जैसे वो कहता है जुबान केसरी, हम कहें ये गुटखा खा रहे हैं, इससे हो जाएगी जुबान में कैंसर। केसरी नहीं होगा, कैंसर हो जाएगी। शुभेच्छ नहीं है ये, स्वार्थी लोग हैं। जाने, अपने से पूछते रहे मैं सम्मोहित तो नहीं हो रहा। वर्तमान में रहें। बार बार हम या तो पास्ट में चले जाते हैं, विगत में चले जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं, या फ्यूचर प्लानिंग में चले जाते हैं और सम्मोहित हो जाते हैं। प्रेजेंट में रहें। इस तरह से हम प्रेजेंट में रहने पर सम्मोहित हमें आसानी से करना कठिन होगा। धन्यवाद।